नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज हम आपको विटामिन्स एवं इसके आसान स्रोत के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी देने जा रहे हैं। जानकारी शुरू करने से पहले आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। विटामिन्स इसके बारे में सभी लोगों को पर्याप्त जानकारी है। हम भी अपनी तरफ से इसे और आसान तरीके से प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिससे यह हमारे भोजन का सदैव अवयव बना रहे और इसी कमी से कभी कोई रोग ना हो, बच्चे कुपोषित ना हो, सभी लोगों का स्वास्थ्य सही रहे। तो हम अपनी तरफ से इसको थोड़ा सा आसान तरीके से और प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और हमारे इस वीडियो के बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे आसपास ऐसे आसान स्रोत हैं जिनसे हम लगभग सारे विटामिन बड़ी आसानी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यह वीडियो बनाया जा रहा है और आपके समक्ष यह प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जैसा कि सबको मालूम है, विटामिन्स हमारे भोजन के आवश्यक घटकों में से एक हैं। भोजन के कुल 7 घटकों में विटामिन्स एक ऐसा घटक है जिसका पाचन नहीं होता है और यह बाहर भोज्य पदार्थों के साथ प्राप्त किया जाता है और यह हमारे आहार नाल में सीधा अवशोषित हो जाता है। विटामिन्स जटिल कार्बनिक रसायन हैं और ये सूक्ष्म मात्रा में हमारे लिए उपयोगी हैं, बहुत सूक्ष्म मात्रा में। ये 2 प्रकार के होते हैं, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। इसको आसान तरीके से हम बोलेंगे, ऐसे विटामिन्स जो उन स्रोतों से प्राप्त होते हैं जो थोड़ा लिक्विडी होते हैं, जैसे साग सब्जियां, दूध, उनमें ये पानी में घुले रहते हैं, या उनमें जो विटामिन्स पाए जाते हैं वो आसानी से पानी में घुल सकते हैं। तो वो 2 तरह के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ऐसे विटामिन्स जो वसा में घुलनशील होते हैं वे लगभग ठोस भोज्य अवयवों में पाए जाते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जितने भी खाद्यान्य फसलें हैं या कठोर ऐसे भोज्य पदार्थ, खाद्यान्य फसलें खास करके कठोर भोज्य पदार्थ या जैव उत्पाद जो जैविक स्रोत हैं, जैसे मांस, मछली, अंडा वगैरह वगैरह, दूध, दही। तो आसान तरीका है और हम आसानी से समझ जाएंगे कि जो तैलीय स्रोत हैं, जो भी तैलीय स्रोत हैं उनमें तो वसा में घुलनशील होंगे, और जो लिक्विडी स्रोत हैं उनमें साग सब्जियां इनमें सबसे खास हैं। साग सब्जियां इतने बड़ी स्रोत हैं कि इनमें हर तरह के विटामिन पाए ही जाते हैं। विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। हम एक एक करके इनके बारे में आते हैं। सबसे पहले पानी में घुलनशील विटामिन, ये 2 प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी के तहत कुल 13 विटामिन आते हैं और विटामिन सी अकेला है। विटामिन बी को इलेबोरेट करने से पहले हम सबसे पहले विटामिन सी को बोल देना चाहते हैं। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल है और ये खट्टे ताजे फलों से प्राप्त होता है। इसे आप ध्यान रखें, यह खट्टे ताजे फल सब्जियों से प्राप्त होता है। इसकी प्रकृति वोलाटाइल होती है, ये उड़नशील होता है। अगर ये सामने रख दिया जाए तो सामान्य कमरे के तापक्रम पर यह उड़ जाता है। तो खट्टे फल सब्जियां इसके स्रोत हैं, लेकिन इसको गर्म करने पे यह उड़ जाएगा। इसलिए अगर सब्जियों में है, सब्जियां हम उबाल के ही खाते हैं, तो ये उड़ जाता है। इसलिए हमको ताजे फल तो लेने ही पड़ेंगे विटामिन सी के लिए। और दूसरी खास बात इसके साथ ये है कि हमारे शरीर में यह बहुत देर तक एकत्रित नहीं होता है। बाकी सारे विटामिन तो एकत्रित हो जाते हैं, पर्याप्त दिया गया तो एकत्रित हो जाएंगे और आगे भी काम देंगे, लेकिन ये एकत्रित नहीं होता है। इसको प्रतिदिन लेने की जरूरत पड़ती है। यह आवश्यकता पड़ने पे शरीर के अंदर लीवर में अल्प मात्रा में निर्मित भी हो सकता है ग्लूकोज से, लेकिन इस पर रिसर्च अभी जारी है। यह होता है कि नहीं है, यह भी अनुसंधान का विषय है, लेकिन इसके स्रोत बाहर हैं और इसको हमको बाहर से लेने ही पड़ेंगे। तो यह खट्टे फलों में पाया जाता है। इसकी हमको बहुत आवश्यकता पड़ती है, सबसे अधिक आवश्यकता विटामिन ए की और उसके बाद विटामिन सी की ही जरूरत पड़ती है। इससे हमारी रुधिरवाहिका तंत्र जो है वो सही रूप में काम करती है, नलिकाएं एकदम से साफ सुथरी रहती हैं और संचार सही चलता है। और निश्चित रूप से हमारी ये अंदर की काफ़ी बड़े स्तर पे हमारे फिजियोलॉजी को यह प्रभावित करता है। तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसकी कमी होने पर मसूड़े में सूजन आ जाता है, क्रैकिंग आ जाती है किनारे किनारे, और मुंह से खून, दांतों से खून, या जो ये नाखून के टिप्स, होठ फटने लगते हैं, ओठ फटने लगते हैं। तो इसी कमी से इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसका भी इनको कहा जाता है। तो इसके आसान से स्रोत हैं। सबसे अच्छा स्रोत इसका सारे खट्टे फल हैं, लेकिन नींबू इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, नींबू। तो नींबू, जैसा कि छोटा वाला नींबू, कागजी नींबू सब लोग जानते हैं, सबके घर में आता है, वो हम लोग भी यूज करते हैं। हमको तो उस कागजी नींबू से अच्छा, हमने तो खुद रोपाई कराई है, हमने खुद 2-3 पौधे लगवाए हैं। वो बड़े बड़े नींबू
जिसको कोई नहीं खरीदता है, वो बहुत बड़े स्रोत हैं। वो कम खट्टे भी लगते हैं और वो बहुत बड़े स्रोत हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये नींबू है। ये नींबू मतलब हम खुद इसका सेवन करते हैं। ये कम खट्टा है लेकिन इसमें विटामिन सी पर्याप्त है। तो आप मार्केट में अगर इसे देखें, इसको अवॉइड ना करें। इसको आसानी से इसको छीला भी जा सकता है और इसमें जितना रस है उतने में पूरा घर निश्चित रूप से पर्याप्त विटामिन सी प्राप्त कर लेगा और हम खुद इसका सेवन करते हैं। इसका सबसे बड़ा स्रोत ये आंवला है। आप यहाँ देखें, आंवला बाय वेट सबसे ज़्यादा ये आंवले में ही पाया जाता है। तो आंवले को विविध रूपों में हम इसका सेवन करते हैं, इसका मुरब्बा, इसका अचार। लेकिन यह विटामिन सी तभी प्राप्त होगा इससे जब हम इसको प्रोसेस्ड करके न लें। इसको हम ताज़ा लेंगे तभी हमको विटामिन सी प्राप्त होगा। तो आंवला इसका स्रोत जरूर है लेकिन ताज़ा लेने पर ही हमको इससे प्राप्त मिलेगा। यह ध्यान रहे, कागजी नींबू में तो है ही, बाकी और साग सब्जियों में है, लेकिन ये वोलाटाइल है, उड़ जाएगा। इसको आपको प्रतिदिन लेना पड़ेगा। इसको जैसे सर्दी का मौसम है, सर्दी में इसे पर्याप्त लिया जाए तो सर्दी हमको कम लगेगी। तो अब इसकी फंक्शंस तो इसके बहुत ज़्यादा हैं, इन्वॉल्वमेंट इसका शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उतना डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन बस इसका यही महत्व है कि इसके बिना हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और एक प्रत्यक्ष जो दिखती है वो हमने आपको इसका भी बताया। तो इसके बाद विटामिन बी के तहत कुल अब तक 13 विटामिन की खोज की गई है। उसको हम गिनाते हैं: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12, लगभग कुल फोलिक एसिड, इस तरह के कुल 13 विटामिन बी के हो जाते हैं। विटामिन बी जैसा कि विटामिन सी है, पानी में घुलनशील है। विटामिन बी बहुत सारे, इसमें 13 विटामिन के आसपास हैं। ये हमारे शरीर की लगभग हर फिजियोलॉजी को ये भी प्रभावित करते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर इनका हम एक लाइन में कहें कि सबसे अधिक इनसे क्या प्रभावित होता है, तो हमारा पूरा आहार नाल, पूरा पाचन तंत्र। विटामिन बी की अगर हमारे शरीर में ओवरऑल कमी है तो हमारा पाचन तंत्र सही नहीं काम करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा आहार नाल या पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं किया तो निश्चित रूप से पूरी शरीर हमारी प्रभावित हो जाएगी। अब इसमें सबसे पहले विटामिन B1, इसको हम थायमिन कहते हैं। थायमिन हमारे डीएनए का भाग है। डीएनए जो नाइट्रोजनी क्षार उसमें होते हैं, 4 उसमें से एक थायमिन है। तो आप समझ सकते हैं जब डीएनए का ही भाग है तो ये कितना महत्वपूर्ण है। अब ये चावल के ऊपरी परत में पाया जाता है। आजकल तो पॉलिश्ड राइस है, उसमें तो ये बहुत ज़्यादा है भी नहीं। इसके बहुत सारे स्रोत हैं और दूध, दही, मांस, मछली, अंडा सब में पाया जाता है। लेकिन यह विटामिन बी, जैसे कि हमने कहा, विटामिन सी, विटामिन बी, ये ताजे फल सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप साग सब्जी पर्याप्त लेंगे, साग सब्जी में तो पर्याप्त है, तो आपको ये पर्याप्त मिल जाएगा। और अगर आप गोल्डन राइस लेते हैं, खास करके जो भुजिया चावल कहा जाता है, तो आपको कभी इसकी कमी नहीं होगी, ये उसमें पर्याप्त होता है। इसकी कमी से बेरी रोग, कोमा जैसी शिकायत हो जाती है। जिनको बेरी हो जाता है उनके शरीर में बड़ी उदासी, बड़ी मायूसी रहती है। वो बिस्तर पर लेट गए तो लेटे ही रह जाते हैं। वो धीरे धीरे उनके शरीर कोमा जैसी दिखती है, हाथ पैर में ऐसे फंसा लेते हैं, बैठे रहते हैं। वो बड़ी खतरनाक बीमारी है और निश्चित रूप से यह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी अगर इस पर हम ध्यान न दें तो। इसके बाद आगे विटामिन B3, जिसको हम नियासिन कहते हैं। नियासिन या इसको हम निकोटिनोमाइड भी कहते हैं। इसकी कमी से 4D रोग होता है और यह नियासिन साग सब्जियों में तो है ही, लेकिन चाय और कॉफ़ी में भी यह पर्याप्त है। तो इसकी कमी से यह शरीर में पर्याप्त चाहिए और इसकी कमी से अब फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसका भी है। इसकी कमी से 4D रोग होता है। 4D का मतलब होता है डायरिया का मतलब पाचन तंत्र तो खराब होना ही होना है। फिर डिमेंटिया, मानसिक अवसाद की स्थिति आ जाती है। डर्मेटाइटिस, त्वचा हमारी खुरदरी हो जाती है। और एक जो है आजकल इसको डायबिटीज से भी इसको जोड़ते हैं। तो ये विटामिन B3 हो गया। इसके बाद B5 पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पेंटोथेनिक एसिड की कमी से आहार नाल संबंधी विकार तो उत्पन्न हो ही जाते हैं। और इसके बाद विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन इसको कहा जाता है। पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से रक्त की कमी हो जाती है, रक्त के निर्माण में यह भाग लेता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा काम कि सोते समय शरीर की फिजियोलॉजी को थोड़ा सा सोते समय शरीर की फिजियोलॉजी में इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो गहरी नींद नहीं आती है। अगर इसकी कमी है तो हमको गहरी नींद नहीं आती है और हम स्वप्न ज़्यादा देखते हैं। तो कभी कभी हमने किताब में पढ़ा, इससे स्वप्न याद रहते हैं। स्वप्न याद रखना
ये कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, स्वप्न ना आए वही अच्छा है। तो स्वप्न से संबंधित हो जाता है ये। तो इसकी कमी से या अधिकता से, अधिकता रहेगी या पर्याप्त है तो हमारा आहार नाल सही काम करेगा और रुधिर निर्माण में भी यह सहायक होता है। इसका मिलेनिन से भी थोड़ा संबंध होता है। तो दो ही विटामिन ऐसे हैं जो सूरज की रोशनी से थोड़ा निर्माण हो जाता है। विटामिन डी तो पर्याप्त हो जाता है, लेकिन सूरज की रोशनी से इसका भी लिंक बनाया जाता है। इसके बाद विटामिन बी में विटामिन B7 है, जिसको बायोटिन या विटामिन एच कहते हैं। विटामिन B7 या बायोटिन, विटामिन एच, इसकी कमी से शरीर में असह्य पीड़ा होती है। इसके स्रोत भी वही हैं, साग सब्जियाँ, हरी साग सब्जियाँ। और हम बार बार कहेंगे दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, इन सब में तो रहेगा ही रहेगा जो जैव उत्पाद हैं, लेकिन साग सब्जियाँ सबसे खास इसका स्रोत हैं, हमारे आसपास वो पर्याप्त हैं। इसकी कमी से विटामिन BH, इसकी कमी से शरीर में असह्य पीड़ा होती है, शरीर के चारों तरफ दर्द होता है और बहुत कमी हो जाती है तो लकवे जैसी स्थिति बन जाती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद विटामिन B12, विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन, यह रक्त के निर्माण में सहायक होता है। अल्प मात्रा में इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन इसकी कमी से एनीमिया तो हो ही जाता है। तो विटामिन बी के तहत हमने कुछ विटामिन के नाम गिना दिए। अब इसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन, ये 4 मुख्य हैं, A, D, E, K। ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं, डी को कैल्सीफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल और हम के को नेप्थोक्यूनिन बोलते हैं। ये निश्चित रूप से वसा में घुलनशील विटामिन हैं। ऐसे स्रोत जो थोड़ा उनकी फैटी प्रवृत्ति है उनमें तो ये पाए ही जाएंगे, लेकिन ओवरऑल अगर इनकी हम बात करें, इनकी उपलब्धता, तो जैव उत्पाद में तो ये पर्याप्त हैं। जैव उत्पाद में तो ये पर्याप्त हैं, मांस, मछली, अंडा में तो हैं ही, लेकिन दूध, दही में भी ये पर्याप्त हैं। लेकिन इनका भी स्रोत आते आते हरी साग सब्जियां तो हो ही जाता है, तो हरी साग सब्जियों में ये पर्याप्त हैं। तो हम आते हैं रेटिनॉल या विटामिन ए। हमारे शरीर में सबसे अधिक आवश्यकता अगर किसी विटामिन की पड़ती है 5000 इंटरनेशनल यूनिट, तो वो विटामिन ए है। हमारे यकृत में यह सुरक्षित भी रहता है या भंडारित भी रहता है, तो अगर हम पर्याप्त ले लेते हैं तो जमा भी रहेगा। इसकी कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी जो व्याधि होती है वो आँख की रोशनी कम होना। अगर कम है तो रात को ठीक से दिखाई नहीं देता है, रत्नौंधी और अंधेपन की भी शिकायत हो जाती है। इसकी कमी से जो अंधापन होता है उसको हम जीरोथैल्मिया कहते हैं, जीरोथैल्मिया कहते हैं। इसकी कमी से त्वचा हमारी खुरदरी हो जाती है। तो यह बहुत, और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी फिजियोलॉजी में यह भाग लेता है, तो सबसे ज़्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन एक बात है, इसके साथ यह एकत्रित रहता है। बाई वेट यह आम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा स्रोत जो सर्वसुलभ है, 12 महीने उपलब्ध है, वह गाजर। तो गाजर भी हम देखते हैं कि गाजर सीजनल है, वो कभी कभी यह सामने नहीं दिखाई देता। इसका सबसे अच्छा स्रोत पपीता है। पपीता 12 महीने मिलता है, कहीं भी आप जाएंगे तो आप पपीता मिल जाएगा। और पपीते का सेवन, मैं आग्रह करूंगा आप सभी लोगों से कि पपीते का सेवन और ऐसे नींबू का सेवन आप जरूर करें। इनमें हमको, जहाँ तक हमको लगता है कि थोड़ी या अधिक मात्रा में लगभग सारे विटामिन इसमें मिल जाएंगे। अगर इनका रिसर्च किया जाए, जैसा कि इसका अनुसंधान आता है, इनमें लगभग सारे विटामिन अल्प या अधिक मात्रा में मिल जाते हैं। तो पपीता बहुत बड़ा स्रोत है विटामिन ए का, और गाजर भी। और इसके अतिरिक्त मछली, मांस, अंडा, इन सब में तो है ही, जो जैव उत्पाद है, दूध, दही में सब है। लेकिन मेरी समझ से ये सर्वसुलभ है और इनका सेवन हमको करना चाहिए। तो अब विटामिन ए के बाद हम आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सनरेज। हम जो फैट लेते हैं, सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल घातक है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल से बहुत सारे हमारे हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स बनते हैं और उन्हीं में हमारा विटामिन डी भी बनता है। तो सनरेज में, हम खुले धूप में अगर हम धूप सेकते हैं तो हमारी त्वचा में यह निर्मित होता रहता है। तो अगर हम पर्याप्त धूप लेते हैं तो विटामिन डी की हमारे शरीर में कभी कमी होगी ही नहीं। लेकिन अगर हम पर्याप्त साग सब्जियां लेते हैं, पर्याप्त, तो विटामिन डी हमको पर्याप्त मिल जाएगा। इन सारे स्रोत में ये विटामिन डी है, तो आपको लेना चाहिए। साग सब्जियों पर तो जरूर ध्यान देना चाहिए। फल भी आपके भोजन का घटक होना चाहिए। तो विटामिन डी की कमी से, जैसा कि सबको मालूम है, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और बचपन में अगर इनकी कमी रह गई और बच्चे में पर्याप्त इसकी पोषकता नहीं है तो बच्चे की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। बड़े होने पर हड्डियां, पैर की हड्डियां टेढ़ी दिखती हैं और मतलब
चलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसकी कमी से जो रोग होता है, हड्डियों की जो कमजोरी होती है, उसको हम रिकेट्स बोलते हैं। तो इससे बचा जा सकता है। बचपन से बच्चे की तरफ ध्यान दिया जाए, उसे पर्याप्त धूप की सिकाई कराई जाए, ठीक है। उसे साग सब्जियों पर, फास्ट फूड की जगह उसको साग सब्जियों पर ज़्यादा निर्भर किया जाए, तो विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी। कैल्शियम और विटामिन डी की शरीर में बहुत आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद विटामिन ई। विटामिन ई आते आते फिर वही बात हो गई कि हरी साग सब्जियों में पर्याप्त है, लेकिन दूध, दही, दूध उत्पाद, मीट मछली, अंडा, इन सब में पर्याप्त है। मछली में तो बहुत ज़्यादा है। और अंकुरित बीजों में ये हमारी परंपरा रही है कि चना चाहे हम मटर ले लें, हम सदैव भिगो के उसको शाम को भिगो दिया, सुबह खाया, थोड़ा अंकुरण हो गया, उसमें विटामिन ई पर्याप्त है। और विटामिन ई कितना आवश्यक है, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। ये हमारे जनन तंत्र के विकास में बड़ा अहम रोल अदा करता है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विटामिन ए ई हमारे लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है। इसके बाद विटामिन के। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है कि हमारे लिए ये सबसे कम आवश्यक है। इसकी बड़ी कम आवश्यकता पड़ती है। तो जहाँ विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक है, विटामिन के सबसे कम। विटामिन के, ध्यान रहे, रक्त का थक्का बनाने में बड़ा आवश्यक है। जब कभी चोट लगती है तो रक्त का थक्का बनना ही है, तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के, कैल्शियम, ये दोनों बहुत आवश्यक हो जाते हैं। तो विटामिन हमने अब तक जो है आपको लगभग सारे विटामिन के बारे में बता दिया। हमने इसके आवश्यक स्रोत भी बता दिए। हम स्रोतों को एक बार फिर से, सामान्य स्रोतों का हम फिर से नाम ले रहे हैं। आप गेहूं की रोटी, गेहूं, जौ, मिलेट्स, आज मिलेट्स की सर्वत्र चर्चा है। हमने इसके पहले भी मिलेट्स पर एक वीडियो बनाया था। आग्रह करेंगे कि आप उस वीडियो को भी देखें। मिलेट्स तो हम बता रहे हैं कि इतने बड़े स्रोत हैं, खास करके जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं, उनके ये बहुत बड़े स्रोत हैं। तो मिलेट्स, कोई मिलेट्स आप जरूर लें। और गेहूं में भी पर्याप्त है। चावल, गोल्डन राइस लें। और हम फिर आग्रह करेंगे कि आप हरी साग सब्जियां पर्याप्त लें। अभी आपको हमने नींबू दिखाया, हमने आपको चुकंदर, हमने आपको गाजर और ये आंवला और पपीता दिखाया। ये हमारे आसपास सर्वसुलभ हैं, तो इनका आप उपयोग करें, सेवन करें और विटामिन की कमी से अपने पूरे परिवार को बचाएं, खास करके बच्चों को न कुपोषित होने दें। तो अब यह वीडियो यहीं अब बंद किया जाता है। धन्यवाद।